यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। सरकार ने जैसे ही इस स्कीम की घोषणा की, सरकारी कर्मचारियों में खुशी का लहर दौड़ाया, क्योंकि लगभग 20 वर्षों से अधिक से सभी कर्मचारी संघर्ष करते रहे और इंतजार करते रहे कि कब ओपीएस की तरह या ओपीएस पेंशन स्कीम फिर से सरकार लागू करेगी। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओपीएस की तरह ही पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। 2004 में जब ओपीएस की जगह एनपीएस लाई थी सरकार, तब उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रही थी। ओपीएस से भी कई गुना अच्छा उसे बता रही थी, लेकिन अंततः एनपीएस बहुत ही खराब साबित हुआ कर्मचारियों के लिए। सभी लोग काफी नाराज हुए और अब 2024 में जब एनपीएस के जगह पर गवर्नमेंट यूपीएस लाई है, तो सभी एम्प्लॉय स्टार्टिंग में तो काफी प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे जैसे इसकी जो सच्चाई है सामने आ रही है, सभी कर्मचारियों में नाराजगी उभरता जा रहा है। गवर्नमेंट ने सभी कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस दोनों में से एक को सिलेक्ट करने के लिए बोला है और कोई भी कर्मचारी ऐसा सिर्फ एक बार ही कर सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को बहुत ही क्लैरिटी से अच्छे ढंग से समझेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ओपीएस से कितना मिलता जुलता है यूपीएस और एनपीएस से कितना बेहतर है या एनपीएस से भी खराब है। सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन किसको मिलता है, इसके लाभार्थी कौन होते हैं। ओपीएस में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही पेंशन दिया जाता था। एनपीएस में स्टार्टिंग में तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही लागू किया गया था, लेकिन 2009 में इसे आम पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया। कोई आम नागरिक या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी भी एनपीएस में जुड़ सकता है। अब जो यूपीएस स्कीम आई है पेंशन की, इसमें भी ओपीएस की तरह मात्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि पेंशन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है अलग अलग स्कीम में। ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ भी योगदान नहीं करना पड़ता, सारा के सारा बोझ गवर्नमेंट पर जाता था। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में, एनपीएस में, प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रति माह अपने सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में 18.5% कंट्रीब्यूट करता है। अगर कोई नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉय है तो उसे कम से कम 500 रुपीज कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रत्येक महीना। यूपीएस में भी एनपीएस की तरह प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रति माह और इसके साथ साथ उसी के अकाउंट में गवर्नमेंट भी 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। इसके बाद बात करते हैं पेंशन के अमाउंट का। ओपीएस में पेंशन का जो अमाउंट होता था, रिटायरमेंट के समय जो व्यक्ति का बेसिक पे होता था उसका 50% प्लस डीए या उस एम्प्लॉय का पिछले 10 महीने का सैलरी का औसत का 50%, ये दोनों में से जो अधिक होता था वो उसका पेंशन अमाउंट होता था। लेकिन एनपीएस में पेंशन का कोई भी निर्धारण नहीं किया है, निर्धारित नहीं है कितना पेंशन होगा। यह मार्केट बेस्ड होता है, मार्केट के आधार पर पेंशन दिया जाता है। एन्युटी में आपका जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, उस समय मार्केट का क्या कंडीशन रहेगा, उसके आधार पर एम्प्लॉय को पेंशन दिया जाता है। जिन लोगों को एनपीएस के तहत पेंशन मिलता है, उनका कहना है कि उनका पेंशन बहुत ही कम मिलता है। रिटायरमेंट के समय उनका सैलरी 50,000 60,000 है, फिर भी उनका पेंशन महीने का 2,000 3,000 5,000 रुपया ही आता, जो कि बहुत ही कम है। यूपीएस में ओपीएस की तरह पेंशन देने का व्यवस्था किया गया है, लेकिन इसमें क्या है, रिटायरमेंट से पहले 12 मंथ का जो बेसिक पे होगा उसका औसत का 50% प्लस डीए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तीनों तरह के पेंशन स्कीम में अलग अलग तरह का एलिजिबिलिटी कहा गया है। ओपीएस में कोई व्यक्ति अगर 20 साल तक काम किया है, उसके बाद वीआरएस दे देगा तो उसको वीआरएस के समय से ही पेंशन कंटिन्यू हो जाए। लेकिन एनपीएस में अगर कोई व्यक्ति 20 साल के बाद वीआरएस देता है, रिटायरमेंट से पहले वीआरएस देता है, तो उसे जितना भी वो कंट्रीब्यूट किया रहेगा हर महीना का 10% उसका मात्र 20% ही वो निकाल सकता है, बाकी 80% उसे इन्वेस्ट करके रखना होगा। जो नया पेंशन स्कीम आया है यूपीएस, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम से कम 25 साल की सेवा करना होगा, उसके बाद ही उसको बेसिक का 50% प्लस डीए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर कोई 25 साल से कम का सर्विस करता है, 24 साल 23 साल, तो उसको उसी के प्रोपोर्शन में दिया जाएगा। मान लीजिए 36 साल के एज में किसी का नौकरी लगा है तो वो 24 साल ही जॉब कर पाएगा, तो 50% के बदले 48% प्लस डीए मिलेगा। अगर कोई 23 ईयर्स करता है, सर्विस देता है, तो उसे
46% प्लस डीए मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मात्र 10 साल ही सर्विस दे पाया है तो उसे पेंशन के रूप में मात्र 10,000 रुपया प्लस डीए दिया जाए। यूपीएस का जो स्कीम है इसमें जब भी पेंशन मिलेगा तो रिटायरमेंट का एक्चुअल डेट से स्टार्ट होगा पेंशन, तो उसे उस समय पेंशन स्टार्ट नहीं होगा बल्कि जब वो 60 साल का हो जाएगा तब उसका पेंशन स्टार्ट होगा। इसके बाद विथड्रॉवल ऑफ कम्यूटेड कॉर्पस, कोई व्यक्ति जो सर्विस से लेकर रिटायरमेंट तक कितना पैसा जमा किया है उसका कितना पैसा निकाल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ओपीएस में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन के लिए कोई कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है, सारा के सारा लोड तो गवर्नमेंट पर होता है। लेकिन जीपीएफ के रूप में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ ना कुछ पैसा अपना कटवाता है जितना उसका मर्जी रहता है। तो ये जीपीएफ का अमाउंट रिटायरमेंट के समय ओपीएस एम्प्लॉय 100% निकाल सकते, लेकिन एनपीएस में जो हर महीना 10-10% के रूप में जमा किया जाता है उसका रिटायरमेंट के समय मात्र 60% ही निकाला जा सकता है, बाकी 40% इन्वेस्ट करके रखना होगा पेंशन के लिए। यूपीएस में इस पर किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, इस बात का मेंशन ही नहीं किया गया है कि जो एम्प्लॉय हर महीना 10-10% को जमा करेगा और साथ में गवर्नमेंट 18.5% उसके अकाउंट में जमा करेगी उसका कितना परसेंट वो निकाल पाए। इसके साथ साथ ओपीएस वाला जो एम्प्लॉय जीपीएफ में अपना पैसा डालता है वो प्रति वर्ष एक बार अपना पैसा निकाल सकता है कभी भी। एनपीएस वाले एम्प्लॉय जो हर महीना 10% अब प्लस में गवर्नमेंट 18.5% जमा करती है, वो अगर 10 साल का सर्विस कंप्लीट कर लिया है तो रिटायरमेंट तक, अप टू रिटायरमेंट तक 3 बार एनपीएस का कुछ पैसा निकाल सकता है। इसके बाद बात करेंगे इनकम टैक्स डिडक्शन बेनिफिट के बारे में। जो प्रति वर्ष सभी व्यक्ति अपना इनकम टैक्स जमा करते हैं उस पर कितना कितना बेनिफिट मिलता है इस बारे में बात करेंगे। ओपीएस वाले को इनकम टैक्स डिडक्शन पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एनपीएस वाले एम्प्लॉय को सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स में 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता था, राहत मिलता था। और इसके अलावा सेक्शन 80C(डी) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अदर इन्वेस्टमेंट करता है जैसे LIC कराता है, अन्य बीमा कराता है, तो उस पर 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। यूपीएस वालों को भी एनपीएस की तरह ही टैक्स डिडक्शन में बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद टैक्स पर ही बात करेंगे, टैक्स ऑन पेंशन। ओपीएस के अंतर्गत जो भी पेंशन मिलता था उस पर भी टैक्स फ्री रहता था, उस पर टैक्स नहीं लगता था। एनपीएस में भी जो लोग रिटायरमेंट के समय 60% जो निकालते थे अपना एनपीएस का पैसा उस पर टैक्स फ्री रहता है, लेकिन जो 40% इन्वेस्ट रखना पड़ता है वो टैक्सेबल अमाउंट होता है। यूपीएस में इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसके बाद बात करेंगे इन्फ्लेशन पर, पेंशन में कितना कितना वृद्धि होता है, किस तरह से वृद्धि होता है। ओपीएस के अंतर्गत जो लोग एम्प्लॉय है उनका पेंशन में वृद्धि साल में 2 बार डीए के रिवीजन के साथ साथ बढ़ता है। यूपीएस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो मार्केट बेस्ड पॉलिसी रहता है, इसमें मार्केट के हिसाब से पेंशन मिलता है। यूपीएस स्कीम में एक लमसम अमाउंट, अलग तरह का अमाउंट देने का बात कही गई है जो कि ओपीएस में नहीं मिलता था, एनपीएस में नहीं मिलता है और यूपीएस में मिलेगा। ये लमसम अमाउंट जो होगा इसमें एम्प्लॉय के द्वारा प्रत्येक 6 महीना की सर्विस कंप्लीट करने के लिए 1 महीना के सैलरी के 10% के हिसाब से लमसम अमाउंट दिया जाएगा। इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल तक सर्विस किया है तो 6 महीना का हिसाब से 6 महीना का सर्विस किया है, तो 1 महीना का सैलरी का अगर उसका 1 लाख रुपया है तो 1 लाख का 10% 10,000 हुआ, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 में तो 5 लाख रुपया आएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति 25 साल की सर्विस करता है और 1 लाख रुपया का उसका बेसिक सैलरी है तो उसे 5 लाख का लमसम अमाउंट दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रेचुइटी के अमाउंट दिया जाता है, ओपीएस में भी दिया जाता था, एनपीएस में भी दिया जाता था और इसके साथ साथ यूपीएस में भी ग्रेचुइटी का अमाउंट दिया जाता है, उपहार का अमाउंट दिया जाता है रिटायरमेंट के समय। यह जो ग्रेचुइटी का अमाउंट है उसका गणना करने के लिए एक फॉर्मूला है, ग्रेचुइटी amount is equal to 15/26 multiply total completed years of service multiply last basic pay of employee। इसको भी एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति का कुल सर्विस 26 साल का है और उसका जो अंतिम सैलरी का जो बेसिक पे है वो 50,000 है तो उसका ग्रेचुइटी कितना होगा, 15/26 मल्टीप्लाई 50,000 मल्टीप्लाई 26 इज इक्वल टू 7,50,000, मतलब 7.5 लाख रुपया का लगभग ग्रेचुइटी अमाउंट आएगा। इसके बाद अंतिम पॉइंट पर बात करते हैं मिनिमम पेंशन का निर्धारण। ओपीएस में मिनिमम पेंशन का निर्धारण किया गया था कम से कम 9,000 प्लस डीए और यूपीएस में भी निर्धारण किया गया है कम से कम 10,000 प्लस डीए का निर्धारण किया गया है, लेकिन एनपीएस में मिनिमम पेंशन का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया।
मैंने अपने इस वीडियो में ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को काफी बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और दूसरे को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।